नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको अच्छे तरीके से पता है और बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल रहे हैं। कभी हिंदी का मिल रहा है, कभी गणित का मिल रहा है, कभी संविधान मिल रहा है, ठीक है, कभी रीजनिंग, कभी साइंस। दोस्तों, हमें बस सीखते चलना है और हमें ये देखना है कि हम कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। और सीखने की ही प्रक्रिया निरंतर बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारा भी विकास होगा और साथ ही साथ अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एग्जाम को हम क्लियर करेंगे, 100% गारंटी है। आइएगा देखते हैं, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने बताया था आपको कि बहुत पहले की बात है, न्यूटन से आप पहले चले जाइए। वराहमिहिर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना, और भास्कराचार्य जी के बारे में बताया था मैंने, ठीक है ना। सिद्धांत शिरोमणि से उन्होंने बताया था, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण, मैंने संस्कृत में भी आपको बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण आपका है वो क्या करता है, वस्तुओं को चिपकाए रहता है। इस जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो वस्तुओं को हमेशा चिपकाए रखती है, वो दूर नहीं जाने देती है, ठीक है। किसी भी वस्तु को हम ऊपर से चाहे छोड़े या यहां से फेंकें, दोनों सिचुएशन में हमारा वस्तु कहां आएगा दोस्तों, पृथ्वी पर ही आना है, देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, फिर कौन आया, गैलीलियो आए। गैलीलियो, ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया, जब उसने एक प्रयोग किया पीसा के मीनार से, मैंने बताया था एक पीसा का मीनार था, पीसा के मीनार से उसने कई सारे गोले फेंकवाए, कई सारे गोले फेंकवाए। और जब कई सारे गोले फेंके गए तो सभी गोले, ध्यान दीजिएगा, सभी गोले जो गोले थे वो सभी गोले समान समय में पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, समान समय में पृथ्वी की सतह पर। यह आपके पृथ्वी की सतह हो गया, समान समय में पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रेविटी है वो सभी को समान बल से खींच रही है। लेकिन यहां पर गैलीलियो ने एक बात और बताया था, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, कि जो कम द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, कम द्रव्यमान की, जो कम द्रव्यमान की वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पर अधिक समय लेती हैं आने में। लेकिन जो अधिक द्रव्यमान की वस्तुएं हैं या जिनका द्रव्यमान भारी है, क्या है दोस्तों, भारी है, वो पृथ्वी पर बहुत जल्दी आ जाती हैं। जैसे आप किसी बाल को फेंक रहे हैं और एक लोहे की बाल हो, एक प्लास्टिक की बाल हो और एक लोहे की बाल हो। अब दोनों को अगर आप ऊपर से फेंक रहे हैं, जैसे इसने प्रयोग किया था पीसा की मीनार से, तो ऐसे ही आप अगर ऊपर से छत से फेंक रहे हैं या और अन्य किसी कहीं से फेंक रहे हैं, टावर से या कहीं से, तो क्या होगा, जो आपकी प्लास्टिक की गेंद होगी, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हवा के बहाव की वजह से भी, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पर उतना अधिक कार्य नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्लास्टिक की गेंद है। लेकिन जो लोहे की गेंद होगी उस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना अधिक, इतना तीव्र कार्य करेगी कि वो तुरंत उठा करके कहां पटक देगी, जमीन पर पटक देगी। तो ये गैलीलियो ने बताया था। अब देखिए, गैलीलियो के सिद्धांत को ही आधार मानकर, ध्यान दीजिएगा, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात है जब गैलीलियो ने यह परीक्षण किया था। 16वीं शताब्दी का अंत था वो और 17वीं शताब्दी का प्रारंभ था, यानी 17वीं शताब्दी उस समय प्रारंभ हो रही थी और 16वीं जो शताब्दी थी वो एंड हो रही थी। उस समय की ये बात थी कि पीसा के मीनार से गैलीलियो ने यह प्रयोग किया था। दोस्तों, इस प्रयोग को आधार मानकर, मैं बार बार कह रहा हूं, गैलीलियो के इस प्रयोग को आधार मानकर किसने, न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने। अब यहां से न्यूटन आ गया। अभी तक आपको न्यूटन नहीं मिलेंगे फिजिक्स में, लेकिन यहीं पर न्यूटन प्रवेश करते हैं फिजिक्स में। और न्यूटन यहां पर जब आ जाते हैं ग्रेविटी में, तो न्यूटन ने गैलीलियो के जो प्रयोग था उसको आधार मान करके अपना एक अलग परिभाषा दिया, या यूं कह सकते हैं ग्रेविटी को, यानी गुरुत्वाकर्षण को मूल रूप से, विस्तार रूप से उसने बताया कि वास्तव में ग्रेविटी क्या है। एक व्यक्ति जो कभी एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, कई सिद्धांत है, मैंने बताया था कई सिद्धांत है। कोई कहता है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, कोई कहता है कि कहीं और बैठे थे, ठीक है ना।
या वो अपने घर से देख रहे थे, खिड़की से देख रहे थे कि ये फल टूट करके गिरा पेड़ से। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं न्यूटन के बारे में, लेकिन हमें ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस चीज पर देना है दोस्तों? हमें ध्यान देना है कि जो भी वस्तुएं टूटती हैं, गिरती हैं, वो पृथ्वी पर ही आकर के क्यों टिकती हैं, ये चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। तब जब इस पर न्यूटन ने बात किया तो न्यूटन ने बताया, जब इस पर कई सारे प्रयोग उसने किया तो उसने बताया कि जो भी वस्तुएं वहां से छूटती हैं, टूटती हैं या छोड़ी जाती हैं किसी के द्वारा या फेंकी जाती हैं, वो पृथ्वी पर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यहां पर इसकी एक शक्ति कार्य करती है। क्या कार्य करती है? शक्ति कार्य करती है, यानी जिसको आप कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। पावर, शक्ति। अब दोस्तों कहने का मतलब यहां पर यह है कि न्यूटन ने एक बात और बताया कि केवल पृथ्वी के पास ही नहीं शक्ति है, पृथ्वी पर समस्त वस्तुओं के पास, इस ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, मैंने कहा पृथ्वी पर भी और समस्त ब्रह्मांड में भी जितनी वस्तुएं हैं, जितने ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, मंदाकिनियां, आकाशगंगा, जो कुछ भी हैं, सभी के पास अपनी शक्ति है। मानव के पास भी अपनी शक्ति है। हर एक वस्तु के पास अपनी शक्ति होती है और वो दूसरी शक्ति को क्या करती है? आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये न्यूटन ने बताया कि सभी वस्तुओं के पास एक शक्ति होती है, जो कि किसने बताया? न्यूटन ने बताया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये सिद्ध हो गया कि हां सभी वस्तुओं के पास अपनी एक शक्ति होती है, न्यूटन ने ये चीज बताया, फिर उसने आगे क्या बताया? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इरेज करने के बाद बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जब न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी या ब्रह्मांड में सभी कण, पदार्थ सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उनको क्या कहते हैं? आकर्षण कहते हैं। ठीक है ना, यानी उसकी आकर्षण शक्ति है, वो पावर है। और जिस बल से करते हैं उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कह लीजिए, आकर्षण बल कह लीजिए। ठीक है ना, वो आकर्षण बल आपका हो गया। ठीक है ना, आइए देखते हैं कि न्यूटन ने क्या बताया। न्यूटन ने बताया कि दो कणों के मध्य, मान लेते हैं एक कण ये है और एक कण ये है, ये दो कण है। ठीक है, दो कणों के मध्य, दो कणों के मध्य जो आपका बल है, क्या है? फोर्स, वो उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी मान लेते हैं r है, और ये कण क्या है? m1 और m2 है। ध्यान से समझिएगा, ये कण का द्रव्यमान क्या है? m1, और इस कण का द्रव्यमान क्या है? m2 है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो उसने बताया कि जो दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आपका द्रव्यमान क्या है? m1 और m2, इन दोनों का गुणा हो गया कि नहीं हो गया? m1 into m2 दोनों का गुणा हो गया। कह रहा है इनके क्या है? अनुक्रमानुपाती है। सभी का नंबर 1 बना दीजिए। तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या भैया? स्मॉल r है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? बल, यानी कि यह कह रहा है आपकी बार व्युत्क्रमानुपाती, किसके? r के। तो व्युत्क्रम में हमेशा आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समीकरण नंबर सेकंड बना देते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। जब भी व्युत्क्रम की बात होगी, अनुक्रम की बात होगी, अनुक्रम, ध्यान दीजिएगा, अगर अनुक्रम की बात हो रही है, किसकी? अनुक्रम, तो अनुक्रम ये आपका हो जाएगा। और व्युत्क्रम की बात होगी, ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम आपका ये हो जाएगा, मतलब r नहीं, ये प्रोसेस पूरा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। अब व्युत्क्रम ये क्यों हो गया? देखिए 1/r² है। जैसे मान लेते हैं यहां पर यम लिखा है, अब मैं आपसे कहूं कि यम का व्युत्क्रम क्या होगा, तो यही ना होगा यम का व्युत्क्रम। बताइए, यम का व्युत्क्रम 1/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से ये समझाने के लिए था, यहां पर अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो दो कणों के बीच लगने वाला जो बल है वो उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, चिन्ह वही रहेगा, केवल अनुक्रम और व्युत्क्रम चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो
तो यहाँ पे आपने देखा, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया कि यह अनुक्रमणुपाती M1 M2 हो गया और यह व्युत्क्रमणुपाती 1/r² हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, देखिएगा, चूंकि यब के अनुक्रमणुपाती ये भी है और यब के ही अनुक्रमणुपाती 1/r² है, तो दोनों को एक बार लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, M1 M2, देखिए M1 M2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, M1 M2 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इतना कर लेंगे आप। दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया, ठीक है ना। देखिए यब के अनुक्रमणुपाती ये था और यब के अनुक्रमणुपाती ये था, तो दोनों को हमने मिला दिया, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो अनुक्रमणुपाती आपका है, क्या है, अनुक्रमणुपाती, इसको चेंज कर देंगे। तो जब हम अनुक्रमणुपाती को हटाएंगे, दोस्तों हमने बार बार आपसे बताया है, आज फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आप अनुक्रमणुपाती को हटाएंगे, व्युत्क्रमणुपाती को हटाएंगे, ठीक है ना, तब आपको एक नियतांक लेकर के आना पड़ेगा, एक नियतांक वहां पे प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, ग्रेविटेशन की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है, इस वजह से हम वहां पर नियतांक क्या करेंगे, जी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जी का, क्योंकि जी से ग्रेविटी, और ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गुरुत्व, यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन मतलब। तो यहाँ पे देखिए अनुक्रमणुपाती हटाएंगे और किसका यूज कर दिए, जी का प्रयोग कर दिए, और क्या हो जाएगा, M1 M2/r²। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दो कणों के बीच में जो आपका बल कार्य कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, F = G M1 M2/r²। ये आपका बल कार्य कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 3 भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 3 बता दिया। तो आप ये समझ गए होंगे कि F = G M1 M2/r² कैसे आया। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, ये G आपका जो है, मैंने बार बार कहा, G आपका जो है वो समानुपाती नियतांक है, ठीक है। क्या है, समानुपाती नियतांक। और एक बात बता दे रहे हैं कि जो G हमारा है, ये G का जो मान है, G का मान यानी G मतलब हमने बता ही दिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के लिए हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। G का मान सभी पदार्थों के लिए एक समान रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। G का मान हमेशा सभी पदार्थों के लिए क्या होगा, एक समान होगा। तो न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकृति में जो भी कण है, XYZ कोई भी कण ले लीजिए, तो दो कणों के बीच जो हमारा आकर्षण बल लग रहा है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है। दोनों को दोस्तों समीकरण में लिखेंगे और दोनों समीकरणों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद अनुक्रमणुपाती को आपको हटाना पड़ेगा, और हटा करके कौन सा नियतांक यूज करेंगे, जी को प्रयोग कर देंगे। और जी हमारा क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक होता है, जिसका मान सभी पदार्थों के लिए क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। ध्यान देखिएगा, मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपका सूत्र निकला, और क्या निकला, F = G M1 M2/r², ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र निकला। अब देखिए, आपको हम ये भी बता देते हैं कि जो ये आपका सूत्र निकला है, और G का मान मैंने बताया कि सभी के लिए एक समान रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि, तो देखिएगा मैंने बताया ही, और देखो ध्यान देना, जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य, आप जानते हो कि सूर्य जो सौर परिवार है, सूर्य ही, ये समझ लीजिए कि बीच में जो है सूर्य ही है, ठीक है ना। ये सौर परिवार का मेन मुखिया है, मुखिया इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, मुखिया कहते हैं। और सब इसके जो है वो क्या है, बच्चे हैं समझ लीजिए, ठीक है ना। उसी में से एक पृथ्वी भी आपकी है, चंद्रमा भी आपका है। तो समझ लीजिए कि ये सूर्य है, यहां आपका हो गया पृथ्वी, अर्थ, यहां आपका हो गया चंद्रमा, मान लेते हैं यहां हो गया चंद्रमा, ठीक है ना, मून, आपका सन है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, आपको पता ही है अच्छे तरीके से। जैसे आपका यहाँ पर कोई और ग्रह हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा, यहाँ बुध हो गया, या और भी सारे ग्रह हो गए, बृहस्पति ग्रह हो गया। इस तरीके से कई सारे ग्रह, 9 ग्रह हैं, आपको पता है, ठीक है ना। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं दोस्तों, ये सभी सूर्य से बंधे हुए हैं। और किस शक्ति के द्वारा, मैंने बताया कि जो एक पृथ्वी का
मतलब ये शक्ति है, इस तरीके से सभी की एक शक्ति है, आकर्षण बल है, और उसी आकर्षण बल से सूर्य पृथ्वी को बांधता है, फिर सूर्य चंद्रमा को बांधता है, चंद्रमा पृथ्वी को, पृथ्वी चंद्रमा को, ये ग्रह इस ग्रह को, ये ग्रह इस ग्रह को, ये ग्रह सूर्य से, फिर ये ग्रह सूर्य से, ये ग्रह इस ग्रह को, ये ग्रह इस ग्रह से। इस तरीके से सभी ग्रह उपग्रह सभी एक दूसरे से दोस्तों क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी एक दूसरे से आबद्ध हैं। आबद्ध मतलब क्या होता है, बधा हुआ, यानी सभी ग्रह उपग्रह एक दूसरे से क्या है, बधे हुए हैं। क्लियर हो गया। सभी ग्रह उपग्रह तारे नक्षत्र मंदाकिनी आकाश गंगा जो कुछ भी है आप जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में, सब कण एक दूसरे से, सभी ग्रह उपग्रह सब एक दूसरे से क्या है दोस्तों, बधे हुए हैं। पृथ्वी भी हमारी उसी में से एक है और बधी हुई है, ठीक है ना। आगे हम आपको बताएंगे कि इनका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, ठीक है ना, ये दो बल होते हैं, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो अंदर की तरफ केंद्र की तरफ कार्य करता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, जो बाहर की तरफ कार्य करता है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं बलों के कारण से आपने सुना होगा मौत के कुएं में कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको सर्कस में दिखाएंगे कि मौत के कुएं में हम गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों वहां पे और कुछ नहीं है, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां ये अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल है, ठीक है ना। वो क्या करता है, एक वृत्तीय कक्षा में आपके बाइक को वो चलाता है, एक तरफ से अपकेंद्र खींचता है और एक तरफ से अपकेंद्र खींचता है, और बाइक आपकी आराम से उसी में राउंड राउंड चलती रहती है। लेकिन दोस्तों एक बात गौर करने वाली बात है यहां पर कि अगर हमारा जो बाइक है, कार है, जो मौत के कुएं में, कहते हैं मौत का कुआं है, तो मौत के कुएं में अगर वो जो बाइक आपका घूम रहा है, वो बाइकिया का अगर स्पीडिया कम कर दिया गया तो बाइकिया अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर भाग जाएगा, अब केंद्रवा खींच ले जाएगा, और अगर नीचे है या बीच में है तो अब केंद्रवा खींच के उसको वहीं नीचे गिरा देगा, और इस तरीके से मौत का कुआं ही रह जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या कौन सा बल कार्य करता है, अब केंद्र बल और अपकेंद्र बल, यानी कहने का मतलब है ये दोनों भी इन्हीं से बंधे हुए हैं। किससे, ये समझ लीजिए कि जो जिस तरीके से सूर्य पृथ्वी को, पृथ्वी चंद्रमा को और इन सब ग्रह को एक दूसरे से बांधे हुए है, कहीं ना कहीं हमारा अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल वहां भी कार्य कर रहा है। जैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कोई गोला होता है दोस्तों, तो अभिकेंद्रवा जो है इसके केंद्र की तरफ कार्य करता है, इसका क्या नाम हो गया, अभिकेंद्र हो गया, ठीक है। और अपकेंद्रवा यहां कार्य करता है, देखिए ऐसे कार्य करता है, ये अपकेंद्र हो गया दोस्त, ये बाहर जो कार्य कर रहा है देखिए ये अपकेंद्र बल हो गया, ठीक है ना। जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी एक रस्सी लेकर के ऐसे लेते हैं, एक रस्सी और ऐसे ऐसे नचाते हैं, आपने बहुत बचपन में ऐसा किया होगा, किए हैं ना, आप ऐसे ऐसे नचाते हैं, और जब ऐसे नचा रहे हैं और अचानक रस्सियां आपके हाथ से छूट जाए, तो क्या यहीं गिर जाती है, नहीं ना, ऐसा होता है, वो जो है जिस ऐसे आप कर रहे हैं और जिस दिशा में छूटती है या आपके हाथ से छूट जाता है उसी दिशा में वो भाग जाती है ना। वहां भी यही अपकेंद्रवा आपका कार्य कर रहा है, यही अपकेंद्र बला कार्य कर रहा है, और अपकेंद्र बला क्या करता है, उसको पकड़े रहता है, खींचे रहता है कि जाना मत, जाने नहीं देंगे, लेकिन अपकेंद्रवा कहता है हम चले जाएंगे, और अपकेंद्रवा क्या करता है, उसको लेके भाग जाता है। तो ये हो गया दोस्तों, आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से गुरुत्वाकर्षण के बारे में, और ये भी बता दिया कि कोई भी कण है, पार्टिकल है, कोई भी कण जिसको आप पार्टिकल बोलते हैं, यानी समस्त कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, बिल्कुल खींचे हुए हैं, हम जाने नहीं देंगे, बिल्कुल खींचे हुए हैं ऐसे, और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब बताइए, ऐसे सूर्य पृथ्वी बंधी हुई है, चंद्रमा सूर्य बंधे हुए हैं, चंद्रमा पृथ्वी बंधी हुई है, ठीक है ना, तारे ग्रह नक्षत्र सब ऐसे बंधे हुए हैं, समझ में आ रही बात, और एक दूसरे से ऐसे आबद्ध है, संबद्ध है, ठीक है ना, और सूर्य यहीं पर है, और सभी लोग आराम से चक्कर अपनी कक्षाओं में लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कक्षा थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाए या इधर उधर हो जाए तो समझ लीजिए आप क्या हो सकता है, फिर मैं उसका इमेजिन नहीं कर सकता हूं, कल्पना नहीं कर सकता हूं कि ब्रह्मांड की स्थिति क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपने ये चीज देखा कि किस तरीके से हमारा समस्त कण एक दूसरे पर कार्य करते हैं। अब हम आपको एक चीज दिखा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं
कि हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या। अब देखते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, बस आप ध्यान से समझिए, तुरंत समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने बताया कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। मैंने बताया कि अभी आपको कैपिटल जी तो मैंने फार्मूला में बताया है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सेम तरीके से स्मॉल जी, अब देखिए हम पहले बता रहे हैं, सूत्र आपने देखा, ध्यान दीजिए, सूत्र आपने अच्छे तरीके से देखा कि हमने निकाला एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम, आराम से, अभी निकाला ही हुआ मैंने, आराम से बना दिया। स्मॉल जी को देखिए दोस्तों, स्मॉल जी को जब मैंने आपको त्वरण पढ़ाया था या न्यूटन का गति का दूसरा नियम पढ़ाया था, क्या क्या, न्यूटन का गति का दूसरा नियम या त्वरण, ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो छोड़िए त्वरण को, हम बता रहे हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम यहां पर लिख देते हैं, न्यूटन्स सेकंड, मतलब कि यहां पर सेकंड नियम कार्य करता है, ठीक है ना। सेकंड नियम से हम फार्मूला उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में हमने बताया, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, यहां पर हमने बताया था आपको कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, क्या होता है, एम ए, इतना आप अच्छे तरीके से जानते हैं और आप पढ़े भी हैं, एफ इक्वल टू एम ए। अब यहां जो ए है दोस्तों, ये क्या है, त्वरण है ना, त्वरण है। इस त्वरणवा को हटा दीजिए, क्या करेंगे, इस त्वरणवा को हटा दीजिए। अब कहेंगे क्यों हटाना हमें त्वरणवा, हम काहे हटाएं त्वरण। अब त्वरणवा इसलिए हटाना है दोस्तों कि यहां ए जो है वो त्वरण है, वो गति परिवर्तन का त्वरण है, लेकिन हाई यहां पे जी पढ़ना है। जी मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, हम जी बता रहे हैं ना, और जी मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और यहां पर एक एम को काटने के लिए फार्मूला में आगे हम इसको जो है एम को m1 कर देते हैं, समझ जाएंगे ना, एम को m1 कर दें या m2 कर दें, आप जो कहिए वही कर देंगे, तो m1 कर दे रहे हैं, और a को g, तो f इक्वल टू कौन सा सूत्र निकल गया, m1g या mg भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आपका एक फार्मूला है। इसको समीकरण नंबर सेकंड बना लीजिए, बन गया इतना आपका। अब एक सूत्र आपका क्या है, f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, और एक है f इक्वल टू m1g। दोनों समीकरणों की तुलना कर लीजिए, देखिए f बराबर ये भी है, f बराबर ये भी है, तो बताइए ये पक्ष और ये पक्ष अगर बराबर है तो ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं भी है, लेकिन अगर एक पक्ष हमारा बराबर है तो दूसरा पक्ष भी हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। देखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1g इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हो जाएगा आराम से। देखो ये बराबर था तो मैंने इस पोर्शन को उठाया, इस पोर्शन के बराबर कर दिया। अब यहां पर देखो दोस्तों, मैंने बताया था ना कि चाहे इसको m1 कर लो या m2 कर लो, आपके जानकारी के लिए, क्योंकि मुझे यहां काटना है, तो m1 से m1 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, प्रेम से हो गया, और बचा क्या यहां पर, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G, और यहां पर क्या है, m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला, इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, और यही है रिलेशन किसमें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो आप समझ गए होंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका संबंध होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी है, स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये हो गया आपका जी और एम का, ठीक है ना। तो ये जी और जी में मैंने आपको संबंध बता दिया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि कहां पर हमारा जो स्मॉल जी है आपका, ठीक है ना, कैपिटल जी का मान तो सभी पदार्थों के लिए एक समान होता है, ठीक है ना, वो कैपिटल जी हो गया, और जो हमारा स्मॉल जी निकला है इसका मान कहां पर कम होता है और कहां पर अधिक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है
पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, यहां पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, इसलिए स्मॉल जी का मान भूमध्य, ध्यान दीजिएगा ये भूमध्य है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये बहुत ही बड़ी जानकारी है आपके लिए, इसे छोटा जानकारी मत समझिएगा, बहुत ही अच्छी और उत्तम जानकारी है आपके लिए, बहुत अच्छी जानकारी है। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो होता है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, पूरा भूमध्य रेखीय व्यास, वो क्या होता है, ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, ध्रुवीय व्यास से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जी का जो मनवा होता है वो भूमध्य रेखा पर क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, और ध्रुवों पर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने स्मॉल जी और कैपिटल जी को देख लिया, उनके बीच संबंध देख लिया, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया कि ये एक दूसरे को, कोई भी कण हुआ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, तो आपका ग्रेविटी हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। ठीक है। और आगे नेक्स्ट हम और भी बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, और पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिए। ठीक है। और नोट्स भी बना लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक। बाकी आप ऐसे ही वीडियो को प्यार अपना देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बस एक छोटा सा हेल्प करते रहिए। ठीक है। और ऐसे ही हम आपके बीच में हमेशा बने रहें, और आप भी हमेशा ऐसे ही अच्छे तरीके से प्यार के साथ बिल्कुल वीडियो देखते रहिए और बहुत अच्छे से पसंद करिए। ठीक है। धन्यवाद।